हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कुछ दिन बचा है एग्ज़ाम में और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अपना दमखम लगा दीजिए। जो हुआ क्या नहीं हुआ उसको साइड में रख के आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। और इस एग्ज़ाम के लिए आप जानते हो कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एग्ज़ाम के पास पहुँचोगे, ये आपको भी पता है। तो रिवीजन करिए और रिवीजन के साथ साथ में आप एक ये जरूर काम करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एग्जाम के पास पहुंचोगे। कोई नया लेक्चर मत देखो। हाँ, बस ये है कि जहां पर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक आप एक बार जरूर रिवाइज कर लो। सारा देखने की भी जरूर नहीं है कि हम ये भी देख लें वो भी देख लें, ठीक है? तो इतना समय नहीं है, अभी कुछ दिन बचा हुआ है। जितना दिन बचा हुआ है उसमें सिर्फ आप इतना करिए कि जो टॉपिक आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है, मतलब जो टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ अगर हम पढ़ लें तो हमें समझ में आ जाएगा, वो टॉपिक एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। मैं ये केवल जूलॉजी और बॉटनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी यही सेम प्रोसेस अपनाओ, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस टाइम आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन सीरीज ला रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं या किसी न किसी मेडिकल एंट्रेंस में पूछे गए हैं, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पर ला रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इनको आप क्या करिए कि इनको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है? और इनको देखिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है? और फिर आप काउंट करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन आपका सही नहीं हुआ है, आपसे क्वेश्चन नहीं बना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है? वो नेक्स्ट टाइम पर आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक? चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। बातें चीतें तो चलती रहेंगी, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A genetically engineered microorganism used successfully in bioremediation of oil spills is a species of, कौन सी स्पीसीज थी? तो एक आपको थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये साइंटिस्ट थे, ठीक है? ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि स्यूडोमोनास की स्पीसीज को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था और उन्होंने क्या किया था, पेटेंट भी इसको कराया था, ठीक है? ये क्या करता था कि जो ऑयल था उसको क्या करता था, उसको स्पिल आउट करता था, ठीक है? तो ये कौन सा, स्यूडोमोनास था, स्यूडोमोनास था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis। कह रहा है कि इसके लिए जो बैसिलस thuringiensis है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक? तो पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, इट एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम एंड बाइंड टू एपिथेलियल सेल ऑफ फोरगट। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ क्या है? करेक्ट ऑप्शन जो है, आप एनसीईआरटी की लाइन है तो क्या ये बताना, फोरगट तो होगा नहीं होगा भाई। इट एक्ट इन न्यूट्रल मीडियम, नहीं नहीं, न्यूट्रल मीडियम भी नहीं होता है। इट एक्ट्स इन एल्कलाइन मीडियम एंड बाइंड टू एपिथेलियल सेल ऑफ फोरगट, या फिर एल्कलाइन मीडियम तो होता है, एल्कलाइन मीडियम तो होता है, या फिर इट एक्ट्स इन एल्कलाइन मीडियम एंड बाइंड टू एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट। क्या होगा, फोरगट होता है। मिडगट किससे बाइंड करता है? ये जो बैसिलस thuringiensis है ये क्या करता है, एक टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो ये काहे से, किसकी एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है, बताओ भाई? एल्कलाइन मीडियम में तो एक्टिव होगा, एल्कलाइन मीडियम में एक्ट करता है, लेकिन ये मिडगट की एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है, ठीक है? फोरगट की जो एपिथेलियल सेल से बाइंड नहीं करता है। तो
ये लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, ये आपको याद होनी चाहिए, एज इट इज उठा के क्वेश्चन में रखते हैं। ठीक, क्या थी? इट एक्ट इन अल्कलाइन मीडियम एंड बाइंड टू एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इज, मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन, एग्रीकल्चर सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस है? टू प्रोड्यूस बेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट, यस ऑफ कोर्स, सही है, सही है भाई, सही है। टू प्रोड्यूस बेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट, क्या करते हैं कि जो प्लांट होता है उसको हम रेजिस्टेंट बना देते हैं, कैसे? मॉडिफाई करके, उसके जीन में क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं, जीन में मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको क्या करते हैं? रेजिस्टेंट बना देते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट बना देते हैं प्लांट को। ठीक है, एक तो ये है, इंपॉर्टेंट है। टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, नहीं भाई। टू डिक्रीज सीड नंबर, नहीं भाई। इंक्रीज द प्लांट वेट, नहीं भाई। तो क्या हो जाएगा? ए भाई, ए भाई, ए हो जाएगा। तो आप क्या समझे क्वेश्चन से? ऐसे ही लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा ऊपर होता क्या है, ऐसा नहीं क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बहुत टफ आता है, क्वेश्चन टफ नहीं आता है। बेसिकली वो आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, वो आपका टाइम ले रहा होता है, इसीलिए आपको टफ लगता है, थोड़ा लेंदी करते हैं क्वेश्चन को, और कुछ नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए क्या है कि क्वेश्चन इसी तरीके से और देखो सभी क्या है, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसको पूरा कंप्लीट करो, आपको बहुत मदद मिलेगी यहाँ से। नेक्स्ट, द इलीगल एंड अनलॉफुल डेवलपमेंट ऑफ बायो materials without payment to inhabitant of their origin is called, ठीक है, illegal and unlawful development of biomaterials without payment to inhabitant of their origin is called, बताओ क्या रहेगा? use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल गार्ड। मतलब क्या होता है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो बायो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करती हैं, वहाँ के जो निवासी हैं उनकी परमिशन के बगैर, उनको कंपनसेट दिए बगैर, ठीक है, कंपनसेशन को नहीं मिलता है, और कंट्री जो है उसको भी उसके अथोराइजेशन के बिना वो चीज़ें क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो यूज़ करती हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? बायो इन्फ्रिंजमेंट, बायो एक्सप्लॉइटेशन, बायो डिग्रेडेशन, बायो पायरेसी, क्या बोलते हैं? तो इसको एनसीईआरटी में दिया गया है बायो पायरेसी, बायो पायरेसी। गॉट इट, गॉट इट। आगे आते हैं। Some of the steps involved in the production of humulin are given below. ह्यूमुलिन का मतलब ये है कि ह्यूमन का इंसुलिन जो होता है उसका प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बताना है आपको, स्टेप्स बताना, स्टेप्स। तो सिंथेसिस ऑफ जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली, क्या कहते हो? सिंथेसिस करते हैं जीन की। उसके बाद में कल्चरिंग रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई इन बायोरिएक्टर्स, ये तो बाद में आएगा। प्योरिफिकेशन ऑफ ह्यूमुलिन, ये भी बाद में आएगा। इंसर्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू प्लाज्मिड, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू ई कोलाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन प्रोडक्ट फ्रॉम ई कोलाई। क्या करते हैं कि सबसे पहले आएगा, पहला ही सबसे पहले आएगा
पहला क्या करते हैं, जीन की सिंथेसिस करते हैं, बोलो यस। पहले क्या करते हैं, जीन जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जीन है उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं, और देन उसके बाद में ये जीन हमें मिल जाएगी जब, तो इस जीन को हम इंसर्ट कर देंगे, किसमें, प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हो जाएगा चौथा आ जाएगा, ठीक। चौथा, इसको हमने इंसर्ट किया प्लाज्मिड में। अब प्लाज्मिड को हमें क्या करना है कि जो हमारी जीन है इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमको बनवानी है। तो हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड में इसको इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि क्या होता है कि सेल्फ रिप्लिकेट नहीं कर सकता है डीएनए, इसलिए प्लाज्मिड में इसको इंसर्ट करते हैं। अब प्लाज्मिड जो है इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे इकोलाई में, ठीक है। तो फर्स्ट, चौथा, फिर उसके बाद में पांचवा आ जाएगा। फर्स्ट, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, थर्ड ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लो भैया आपका आंसर ऐसे मिल गया, फर्स्ट, फोर, फिफ्थ, हाँ यही हो जाएगा आपका, फर्स्ट, फोर, फिफ्थ, और उसके बाद में सेकेंड। कल्चरिंग रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई बायोरिएक्टर। अब जो ई कोलाई में हमने प्लाज्मिड इंसर्ट कराया है, उसमें इंट्रोड्यूस कराया है प्लाज्मिड को, तो ई कोलाई को क्या करेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको हम कल्चर करेंगे, ठीक है। कल्चरिंग रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई इन बायोरिएक्टर्स, अब उसको कल्चर करेंगे, ठीक। अब कल्चर करने के बाद में देन उसके बाद अब आता है कि हम अपने जीन प्रोडक्ट को हम क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में एक्सट्रैक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन प्रोडक्ट फ्रॉम ई कोलाई। अब ई कोलाई से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फिर उसको हम प्योरीफाई कर लेंगे, बस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बोलो हाँ, मजा आया, ठीक। जब कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब ये है कि जब आप बढ़िया से अच्छे से रिवाइज किए होंगे तब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, टोटल लाइन टू लाइन उठा के रख दिया गया है। और जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे, रीड किए होंगे अच्छे से एनसीईआरटी को, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजम्पशन ऑफ which one of the following foods can prevent the kind of blindness, ठीक है, associated with vitamin A deficiency। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे कि देखो डीपीएमटी 2007 में, सीबीएसई पीएमटी 2008 में, सीबीएसई पीएमटी प्री 2012 में, इस तरीके से मतलब पहले क्या होता था, प्री मेंस दोनों होते थे। ये क्वेश्चन अभी भी बहुत पूछा जाता था। तो एक चीज आपको बताएं कि ये कह रहा है कि इसमें विटामिन ए डिफिशिएंसी को मतलब क्या होता है, उससे प्रिवेंट करता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, गोल्डन राइस, बी ऑप्शन, ठीक। और एक चीज बताएं आपको, पहले भी बता चुके फिर बता रहे हैं, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, तो एक चीज आप याद रखिए कि आप हमसे पहले आप मार्क करिए, देन उसके बाद में फिर देखिए कि हमारा आपका मार्क सही है, मार्गदर्शन सही हो रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट आते हैं। ओहो, 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 एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल का क्वेश्चन। The following apparatus are used for the fermentation process A and B, A and B। तो ये तो भैया स्टील टैंक बायोरिएक्टर है, और ये वाला स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर है। भाई इसमें क्या ही यार सोचना विचारना, ए मार दो, ऐसे ही है कि नहीं, बताओ कुछ सोचोगे इस पर, या 4 नंबर आप लेके जाओगे? हाँ 4 नंबर हम लेके जाएंगे, तो बोलो ठीक। आगे आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपीज, बताओ जीन थेरेपी एग्जाम्पल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्टेबल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, नहीं भाई। और देखो एम्स में पूछा गया 2004 में, एम्स 2004 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी बताओ क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन द फूड क्रॉप लाइक प्रोटोइन, नहीं ये भी नहीं है। अगर आप पढ़े हुए जीन थेरेपी के बारे में तो आप तुरंत फटाक से सी ऑप्शन मार दोगे इसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन फॉर एडेनोसिन डिएमिनेज इन
पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी स्किन डिजीज से अगर जो सफर कर रहा होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम की कमी हो जाती है, एडेनोसिन डिएमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है, तो उसमें जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है जिससे कि ये स्किन डिजीज को क्योर करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट। बताओ कौन सा गलत पूछा गया किसे। और एक चीज ध्यान रखो कि क्या पूछ रहा है। बहुत लोग क्या होते हैं, कभी कोई एग्जाम में सबसे ज्यादा जो मिस्टेक की जाती है, उससे ज्यादा मिस्टेक यही की जाती है कि फॉल्स और ट्रू, नॉट ट्रू, इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे देखता है स्टूडेंट की मतलब खाली बीटी ट्रांसजेनिक के लिए बताओ, स्टूडेंट ऊपर पढ़ा, अच्छा बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट बताना है तो डिजीज रेजिस्टेंट है, हाँ डिजीज रेजिस्टेंट है, फटाक से मार दिया बस, नीचे पढ़ा भी नहीं क्या है। पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन माइनस में जाता है, आपका जो आपका नंबर जो माइनस में जाता है उसका रीजन यही रहता है, बहुत काफ़ी स्टूडेंट का जो माइनस में जाता है उसका रीजन यही रहता है कि वो क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करता है, उसका रीजन ये रहता है। इसलिए क्या होता है कि पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को जैसे रीड करो पहले, ठीक है, और देन क्वेश्चन को उसको टैकल करो। ठीक, तो पहले क्या है यहाँ पर देखो कि नॉट ट्रू लिखा है या ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है, क्या लिखा है, इस चीज को मार्क करिए। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद फिर ऐसे मार्क कर लीजिए, फॉल्स लिखा है, जैसे फॉल्स, हमको फॉल्स बताना है ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में, हमको फॉल्स बताना है। तो डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, हाँ बिल्कुल रेजिस्टेंट होते हैं। प्रिपेयर्ड बाय पैथोजेनेसिस, प्रिपेयर्ड बाय पैथोजेनेसिस, सही है भाई। इट इज रिकॉम्बिनेंट टाइप, हाँ भैया रिकॉम्बिनेंट टाइप होते हैं ये। ठीक है, नो सच प्लांट इज नोन, गलत भैया, गलत गलत यार। बहुत प्लांट जो होते हैं उनको बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं हम, उनको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है, मतलब उनको मॉडिफाई किया उनके जीन को। ठीक है, या जब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, बताओ कौन सा इसमें सही है, कौन सा सही मैच किया गया है। तो अगर हम ई को देखें, अगर हम ई को देखें, हिन सेकेंड प्लाज्मिड वेक्टर है, क्या है हिन सेकेंड बताओ, प्लाज्मिड वेक्टर है, नहीं प्लाज्मिड वेक्टर नहीं है ये। ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है बताओ, ये एक एंजाइम है भाई। ठीक है, अब आ जाओ लाइगेज। लाइगेज क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर, नहीं भैया मॉलिक्यूलर सीजर नहीं है। और पीबीआर 322 क्या है, ये पीबीआर 322 क्या एंजाइम है, एंजाइम नहीं है, ये है प्लाज्मिड, पीबीआर 322 प्लाज्मिड है। ठीक है, ये पीबीआर 322 प्लाज्मिड है। लाइगेज आपका एंजाइम है, हिन सेकेंड भी आपका ये भी एंजाइम है। अब आ जाओ थर्मस इक्वेटिकस, ये क्या है, थर्मस इक्वेटिकस बीटी जीन है, नहीं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम हाँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस जो होता है वो ट्यूमर कॉज करता है। तो जब बी सी डी ई रॉन्ग हो गए तो ए फिर सही होगा भाई, क्या कहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, किस चीज को ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी दी गई थी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, डायबिटीज मेलाइटस, क्या कहते हो भाई, चिकन पॉक्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्या है, नहीं भैया। एडिनोसिन डीएमिनेट डिफिशियंसी कितनी बार क्वेश्चन आया है, आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पीएमटी
PMT 2012 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंट टू अ नेमाटोड हैव बीन developed by introduction of DNA that produced in the host shell। बताइए भैया, कह रहा है कि टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू a nematode have been developed by introduction of DNA that produced क्या करता है वो, क्या प्रोड्यूस करता है? टोबैको मतलब जो टोबैको प्लांट है उसको अगर रेजिस्टेंट बनाना है निमेटोड से, तो उसमें हम DNA इंट्रोड्यूस करा दें तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो एक चीज याद रखिए, वो ये RNA इंटरफेरेंस की बात कर रहा है भैया, RNA इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। इसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये क्या करेगा, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA प्रोड्यूस करेगा। ठीक, जब सेंस एंटी सेंस RNA प्रोड्यूस करता है तो इसमें क्या होगा कि ये जो एक ये RNA, अब आपको बताते हैं, यहाँ पर देखो कि जब सेंस एंटी सेंस RNA प्रोड्यूस करेगा तो एक ये RNA से बनेगा और दूसरा ये RNA से बनेगा। ठीक, और उसके बाद में ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये दोनों क्या करेंगे भाई, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और ये डबल स्टैंडर्ड क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, अब ये डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा ये। अब जैसे डबल स्टैंडर्ड RNA बनेगा, आप ये याद रखिए कि जो यूकेरियोट्स होते हैं इनमें डबल स्टैंड RNA एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है और डबल स्टैंड RNA जो होता है उसके फ्रेगमेंटेशन हो जाते हैं इस तरीके से, जिससे क्या होगा, जब डबल स्टैंड RNA जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब क्या होगा कि जो निमेटोड होगा वो चलता बनेगा, बेचारा चला जाएगा। दुख हुआ ना, कितनी खतरनाक तरीके से मारा गया। तो ये चीज है। ठीक, आपको समझ में आ गया जीन साइलेंसिंग क्या होती है और इंटरफेरेंस किस तरीके से वर्क करता है, समझ में आया आपको? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। BT कॉटन इज नॉट अ जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट। नहीं भैया, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी है, और क्या है, ए बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम होता है। लेकिन एक चीज याद रखो, जब भी मॉडिफाइड प्लांट को बनाया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है उसको, तो क्या होता है, वो सभी पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट नहीं होता है, वो किसी स्पेसिफिक जो पेस्ट होता है उससे रेजिस्टेंट उसको किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ऑल पेस्टिसाइड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज। क्या है सी पेप्टाइड, के बारे में आप क्या कह सकते हो? सी पेप्टाइड, व्हाट इज सी पेप्टाइड? सी पेप्टाइड अ चेन विच प्रेजेंट इन द इमैच्योर जो प्रो इंसुलिन होता है, इनएक्टिव प्रो इंसुलिन जो होता है उसमें पाया जाता है। ओके, सो ए जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, a part of mature insulin molecule, wrong। a part of mature insulin जो सी पेप्टाइड है, आपको मैंने बताया ना
कि ये प्रो इंसुलिन प्रेजेंट होती है, सी पेप्टाइड प्रेजेंट इन द प्रो इंसुलिन, नो नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, ये रॉन्ग हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, जब ये प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में कन्वर्ट हो रहा था, इंसुलिन मैच्योर इंसुलिन बन रहा होता है, ठीक है, मैच्योर इंसुलिन बन रहा होता है, तब क्या होता है कि सी पेप्टाइड होती है, सी पेप्टाइड ये इसको क्या होता है, ये रिमूव हो जाती है, सी पेप्टाइड यहाँ पर नहीं पाई जाती है, किसमें, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, रिमूव हो जाती है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, GEEC स्टैंड फॉर, मतलब क्या है फुल, इसको क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म क्या है इसकी, बताओ, बताइए सभी लोग, क्या है भाई फुल फॉर्म इसकी, जीनोम इंजीनियरिंग एक्शन कमिटी, या ग्राउंड इन्वायरमेंट एक्शन कमिटी, या फिर सी ऑप्शन पर आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। नेक्स्ट डी ऑप्शन है जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट अप्रूवल कमिटी। व्हाट इज द राइट आंसर, प्लीज गिव अ स्टूडेंट, प्लीज गिव answer. So first option, genome engineering approval, genome engineering action committee is wrong. Ground environment action committee is wrong. Genetic engineering approval committee, this is wrong or right? Yes, of course this is right. Genetic Engineering Approval Committee is the full form of GEAC. GEAC. Okay, got it? C option is correct. Now, next question. Alpha 1 antitrypsin is, what is alpha 1 antitrypsin? Used, ये क्या है, क्या एन एंटासिड है? नहीं नहीं भैया, ये एंटासिड नहीं है। एन एंजाइम, क्या ये एंजाइम है? नहीं नहीं नहीं। यूज टू ट्रीट एथराइटिस, नहीं भैया। यूज टू ट्रीट एम्फेसिमा, यस यस, वाह कितना मजा आ जाता है भाई, राइट आंसर देख के कितना मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे अपना स्टेशन मिल गया हो, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग, अभी हमने आपको बताया था, पूरी प्रोसेस बताई थी, आरएनए इंटरफेरेंस की पूरी प्रोसेस हमने बताई थी, कैसे उसमें जीन साइलेंसिंग होती है और क्यों होता है, उसका रीजन बताया था हमने आपको। बताइए भाई साहब, किस वजह से होता है? बिकॉज यूकैरियोट डज नॉट एक्सेप्ट डबल स्ट्रैंड आरएनए, बट इट, that is why right answer is C option. C option is right answer. Got it? Next, silencing of a gene or specific mRNA translation could be achieved through the use of silencing of gene specific or specific mRNA. Translation could be achieved through the use of both RNA and antisense RNA. कितनी बार वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है भाई, वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बस उसके ऑडियो एक चीज और आप ये देखिए, ये मत देखिए कि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये केस सीईटी 2018 में पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हाइब्रिडोमा सेल और क्या है? हाइब्रिडोमा सेल क्या है? बी
बी सेल जो होती है और बी सेल जो होती है ये किससे, माइलोमा सेल से, माइलोमा सेल, बी सेल माइलोमा सेल से मिलके हाइब्रिड सेल बनाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा सेल। क्या बोलेंगे इसको, हाइब्रिडोमा सेल। बी सेल प्लस माइलोमा सेल, इसको बोलेंगे हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा, हाइब्रिडोमा सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। बी सेल प्लस माइलोमा सेल, गॉट इट। अच्छा इसमें मार्क नहीं किया, क्या है इसमें भाई, नहीं ये भी नहीं, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप देख के एकदम आपको एकदम खौफ खा गए, अरे राम राम राम, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हमने देख लिया, अरे मोरी मैया का देख लो, आप देख के डर जाएंगे। लेकिन इसमें डरना नहीं है, आपको अपनी मेमोरी को बैकवर्ड में ले जाना है कि क्या हम कुछ पढ़े हैं, पढ़े तो जरूर होंगे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो आपको तुरंत फटाक से मिलेगा, जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये जो है मैंने पढ़ा है, और तुरंत आप 4 नंबर पक्के करके आएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। आपको याद तो आई हो रहा होगा ना। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन अ ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल को मतलब कौन करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा डिफाइन कर रहा है। An animal which has foreign DNA and RNA in some of its cell because of an injection of DNA and RNA into nucleus of zygote from which it is developed। कह रहा है कि an animal which has foreign DNA, एक एनिमल जिसमें foreign DNA and RNA है, इन DNA and RNA in some of its cell, कुछ सेल जो होती हैं because of कुछ सेल में, some of its cell because of injection of DNA and RNA, DNA RNA का इंजेक्शन जो होता है वो into nucleus of the zygote from which it is developed in some of its cell, ठीक। मार्क करें, थोड़ा ध्यान दिए रहना कहाँ पर मार्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाओ, an animal which has foreign DNA in all its cell because of injection of DNA in its into nucleus of zygote from which it developed, ठीक है। an animal which has foreign DNA in its all cell, ठीक। an animal which has foreign DNA in some of its cell because of injection of DNA into nuclei of some of the cell of blastocyst। अरे ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बात करते हैं जाइगोट की ओनली, ठीक है, अडल्टहुड पे तो पता ही नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अगर ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं तब क्या करते हैं हम, वहां पर कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्टली डिफाइन कर रहा है। तो होता क्या है कि ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो हर एक सेल में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। और वो कैसे होगा, वो कैसे होगा ये भी तो जानना जरूरी है। होता क्या है कि जब जाइगोटिक फॉर्म होती है, ठीक है, होता क्या है जाइगोटिक फॉर्म में क्या होता है, जाइगोटिक फॉर्म में क्या कराते हैं, जाइगोटिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस करा देते हैं क्या चीज, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करा देते हैं इसमें जाइगोटिक फॉर्म में। अब जाइगोट क्या करता है, वो प्रॉपर डिवाइड होता रहता है। अब क्या होगा, जब जाइगोट डिवाइड होगा तो जितने उसकी सेल बनेंगे और हर सेल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, हर सेल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। और एक कैसे हमने किया, जाइगोटिक फॉर्म में हमने
अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें क्या किया, इंसर्ट कर दिया। अब वो अब सेल डिवाइड हो रही हैं और हर सेल में हमारा साथ में इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हमारा जो जीन है उसका भी मल्टीप्लिकेशन साथ में हो रहा है। ठीक, तो इसलिए क्या है, आपका आंसर जो है वो कौन सा रहेगा भैया, वो कौन सा रहेगा भैया, वो आपका आंसर रहेगा बी। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये भी देखो, एम्स में 2005 में पूछा गया है, 2005 में कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये है, बीटी इन बीटी कॉटन इंडिकेट दैट इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। बीटी जो है बीटी कॉटन में ये इंडिकेट करता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इसमें बीटी लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ बी ऑप्शन पर। सोमैटिक हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल कैरिंग डिजायर्ड जीन। नेक्स्ट आओ जरा और देखें, सी ऑप्शन देखें। एंटीकोगुलेंट हिरुडिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रिस्का नेपस सीड। ये तो आप कहीं पढ़े हैं एनसीईआरटी में। फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो हैज इनहेंस्ड द प्रोडक्शन ऑफ एथिलीन। नहीं नहीं भैया, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपको बता दें कि ब्रिस्का नेपस सीड जो है ये क्या करता था, एंटीकोगुलेंट, यहाँ से हमको हिरुडिन मिलता था। ट्रांसजेनिक ब्रिस्का नेपस जो था प्लांट, वहाँ से क्या प्रोड्यूस करा था, एंटीकोगुलेंट हिरुडिन वहाँ से हमको मिल रहा था। हमने क्या किया था, इसमें जीन इंसर्ट करा दी थी हमने हिरुडिन बनाने वाली, जिससे हमें ये एंटीकोगुलेंट हिरुडिन वहाँ से मिलना शुरू हो गया था। कहाँ से, ब्रिस्का से। अब क्या है, बी ऑप्शन क्यों गलत है। बी ऑप्शन क्यों गलत हुआ, वो इसलिए गलत हुआ क्योंकि जो सोमैटिक हाइब्रिडेशन होता है वहां पर फ्यूजन होता है किसका, प्रोटोप्लास्ट का। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और बीटी जो आया है, बीटी इन बीटी कॉटन इंडिकेट दैट इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन जो बीटी है, ये बीटी टर्म बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं दिया गया है। बीटी टर्म जो दिया गया है वो दिया गया है बीटी टर्म। बीटी टर्म इसलिए दिया गया है कि बीटी का मतलब ये है कि बीटी बीटी का क्या मतलब है, बैसिलस थ्रंजिनेसिस। ठीक, बैसिलस थ्रंजिनेसिस इसका मतलब है। ठीक है, बीटी का मतलब क्या है, बैसिलस थ्रंजिनेसिस। ठीक, ये आप याद रखिए, इतना तो याद है तुम्हें। ठीक है, इतना तो याद रखोगे। बीटी किस लिए यूज किए हैं, बीटी कॉटन में जो बीटी आया है वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, ये बैसिलस थ्रंजिनेसिस के लिए है बीटी शब्द, जो बीटी वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें ट्रू जो है वो क्या है, ये भी रॉन्ग हो गया। ओ माय गॉड, 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 ये आ जाओ, ये भी रॉन्ग हो गया। अब आपका राइट क्या होगा, सी राइट होगा। ठीक है, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का एक्शन क्या, एक्शन है मतलब किस तरीके से इंसुलिन अपना वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोगॉन प्रोडक्शन, मतलब ये ग्लूकोगॉन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और इस वजह से ग्लूकोगॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। यही है
यही तो है ना इसका एक्शन। कर्नाटक थ्योरम पूछा गया, ये तो इसका एक्शन है। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। क्या करता है? तो ये तो एकदम ही गलत हो जाएगा आपका। अगर सेलुलर अपटेक बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ कैसे सकता है? तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओगे तभी गलत हो जाएगा। आपको तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं, कुछ अपना कॉमन सेंस भी यूज करो। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ये किसके लिए वर्क है? ग्लूकेगॉन के लिए। ग्लूकेगॉन जो होता है वो ये काम करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, लेकिन जो इंसुलिन, हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? इंसुलिन के बारे में पूछा जा रहा है। इंसुलिन क्या करता है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है? डिक्रीज करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करेगा, कैसे करेगा? ये ग्लाइकोजन को बनाएगा, ग्लाइकोजन को बनाएगा। यहाँ पर देखो, ग्लूकेगॉन तोड़ रहा था ग्लाइकोजन को, लेकिन इंसुलिन ग्लाइकोजन को बनाएगा। जब ग्लाइकोजन बनता है तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है वो डिक्रीज करने लगता है। ग्लूकोज से क्या बनना है? ग्लाइकोजन बनना है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना है। तो जब ग्लाइकोजन बनना है तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, ग्लाइकोजन बढ़ जाएगा। ठीक, और सेलुलर अपटेक भी क्या करता है? इंसुलिन इंक्रीज कराता है। सेलुलर अपटेक इंक्रीज हो जाती है, मतलब सेल जो होती हैं वो क्या होता है, वहां पर खपत बढ़ जाती है ग्लूकोज की। बस ये इंसुलिन का काम है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ट्रांसजेनिक एनिमल आर जनरली प्रोड्यूसेस फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग नीड एक्सेप्ट। जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं वो जनरली प्रोड्यूस किए जाते हैं काहे के लिए, मतलब किस, और मतलब जो प्रोड्यूस किया रहे हैं तो उसमें से किस मतलब कौन सी चीज है जिसके लिए नहीं यूज किए जाते हैं। ठीक है, नहीं प्रोड्यूस किए जाते उसके लिए। टेस्टिंग ऑफ केमिकल सेफ्टी, ये तो सही है आपका। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर जनरली प्रोड्यूसेस फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी, हाँ ये मतलब क्या करते हैं, जो बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल तो केमिकल सेफ्टी इसकी भी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन सेफ्टी, हाँ वैक्सीन का भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक्सेप्ट पूछ रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, एक्सेप्ट पूछ रहा है यहाँ पर, छोड़कर। स्टिमुलेशन ऑफ पैथोजेनिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोटीन, ये भी सही है भाई आपका। लेकिन जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? पैथोजेनिसिटी को क्या करते हैं? स्टिमुलेट नहीं करते हैं। ये तो भैया गलत हो जाएगा आपका, स्टिमुलेट नहीं करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सारे आप जो है उसके जितने भी जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं या फिर जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, सारे ऑप्शन आप पढ़िए, आपको एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विच जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। क्या उसके एडवांटेज हैं? कोई अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके क्या एडवांटेज हैं? अगर एडवांटेज नहीं तो उसको मॉडिफाई क्यों किए हैं? तो इसलिए एडवांटेज तो कुछ ना कुछ होंगे उसके। तो क्या एडवांटेज है बताइए भैया, बताओ क्या एडवांटेज है, बताओ। देख क्या रहे हो, बताओ क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो बताओ। रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, हाँ भैया सही है भैया एकदम, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, जो
पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड पहले यूज कर रहे थे, उन पर डिपेंडेंसी को कम करते हैं। टॉलरेंट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेसेस, ये भी सही है, ये सही हो जाएगा। तो इसको हम ये रॉन्ग काहे किए हैं, ये सही है भाई, सही है, ठीक है, सही है ये। टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, ये भी सही हो जाएगा आपका। न्यूट्रिशन वैल्यू इनहेंसमेंट, हाँ भैया न्यूट्रिशन वैल्यू इनहेंस कर जाती है। ठीक, गोल्डन राइस ही आपके कितना यार, गोल्डन कितनी बार गोल्डन राइस के बारे में बताएं, गोल्डन राइस, ठीक है, यही देखो ऑप्शन आ गया। न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें क्या होता है, इंक्रीज कराया थे ना, हम ही तो कराए थे, पता नहीं चला था आपको बस, ठीक है। इन द फ्लेवर सेवर टोमेटो द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन हैज बीन ब्लॉक्ड टू। फ्लेवर सेवर टोमेटो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये भी मॉडिफाइड टोमेटो था। तो इसमें क्या होता था कि इसमें जो रिफाइनिंग रेट थी, जो रिफाइनिंग रेट मतलब टाइमिंग थी, जैसे होता क्या है नॉर्मल जो पहले टमाटो होते थे तो बहुत जल्दी वो पक जाते थे और बहुत जल्दी ख़राब होने लगते थे। लेकिन जो ये जब मॉडिफाई हुए, जेनेटिकली मॉडिफाइड इनको किया गया, फ्लेवर श्योर टोमेटो जो था ये, तो इसमें क्या हुआ कि रिफाइनिंग रेट को डिक्रीज कर दिया गया। और उसमें हुआ क्या था कि जीन क्या कर रही थी, जो जीन थी वो क्या कर रही थी, ये पेक्टिन होता है, पेक्टिन, वो उसके जो डिग्रेडेशन रेट थी, उसकी डिग्रेडेशन रेट थी उसको स्लो कर दिया, उसके ब्रेकडाउन की जो रेट थी उसको स्लो कर दिया, किसके, पेक्टिन के। अब जब ये स्लो हो गई तो क्या हुआ कि अब वो थोड़ा सॉलिड रहने लगा टमाटर, और जब सॉलिड रहने लगा तो लंबे समय तक अब उसको स्टोर किया जाने लगा। एक ये फार्मर्स के लिए प्लस पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि फ्लेवर सेवर टोमेटो द एक्सप्रेशन ऑफ जीन हैज बीन ब्लॉक्ड टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन इन सेल वॉल, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, समझ आया आपको ये जीन कैसे वर्क कर रही थी, जब फ्लेवर सेवर टोमेटो था तो वो क्यों देर से मतलब उसकी रिफाइनिंग हो रही थी, वाई, दैट इज व्हाई। ठीक, नेक्स्ट, why is usually insulin not administered orally to a diabetic patient, why, इसको ओरल क्यों नहीं दिया जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो कैसा होता है, तीखा होता है। इंसुलिन इज ए पेप्टाइड, तो पेप्टाइड से क्या होता है भाई, insulin will lead to sudden decrease in blood sugar if given orally। अगर हम उसको orally दें इंसुलिन को तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल, वो सडनली मतलब एकदम से अचानक से डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता भाई। इंसुलिन लीड टू पेप्टिक अल्सर, अगर उसको ओरली दिया जाए तो पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। क्या है भाई बताओ, बी और डी, क्या आंसर इसका, ये भी रॉन्ग है भाई साहब, ये भी रॉन्ग है। अब बी क्यों सही है, क्योंकि ये क्या होता है, ये पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। पेप्टाइड हार्मोन्स मतलब पेप्टाइड हार्मोन्स मतलब क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स का मतलब ये प्रोटीनेशियस होता है, ये क्या होता है, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है ये। अब प्रोटीनेशियस हार्मोन्स क्या होता है, अगर उसको ओरली दिया जाएगा तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर ये, क्योंकि ये प्रोटीन होती, अब प्रोटीनेशियस हार्मोन से प्रोटीन है, ठीक है, तो क्या होगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा
जैसे ही स्टमक पहुंचेगा ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसको ओरली नहीं दिया जाता है। आप समझ में आया क्यों नहीं दिया था ओरली इसको, इंसुलिन को? क्योंकि ये पेप्टाइड हार्मोन है, इसलिए, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट, अरे इसको मार्क किया था, ये ऑप्शन 20 का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाओ, इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड? कौन सा इसमें से इनवैलिड है? काहे के लिए? स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के लिए। इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड? कौन सा इनवैलिड है? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आर रिप्रेजेंट। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। द चेन आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी सही है। इट इज सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव प्रो इंसुलिन फॉर्म, यस राइट। ये प्रो इंसुलिन फॉर्म में सिक्रेट किया जाता है, इनएक्टिव होता है। और इसमें सी पेप्टाइड इज एडेड टू द एक्टिव इंसुलिन। ये कह रहा है कि एक्टिव होने के लिए इसमें सी पेप्टाइड जो ये है इसको ऐड किया जाता है? नहीं भैया, इसको क्या कहता है, रिमूव किया जाता है। इसको क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। बल्कि प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब एक्टिव होने के लिए, जब इंसुलिन एक्टिव होता है तो सी पेप्टाइड ये चैन को रिमूव कर दिया जाता है, वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तब वो क्या होता है, एक्टिव हो जाएगा इंसुलिन, ठीक। नेक्स्ट आता हूँ, द फंक्शनल एडीए कॉपी डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द सेल ऑफ पेशेंट receiving gene therapy by using a vector constituted by। अब ये कह रहा है, पेशेंट की बात कर रहा है, सेल ऑफ पेशेंट, ठीक है। द फंक्शनल एडीए एडेनोसिन डीएमएस कॉपी डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल ऑफ पेशेंट रिसीविंग जीन थेरेपी बाय यूजिंग अ वेक्टर constituted by। तो इसमें किसके थ्रू क्या करते हैं, कौन से ऐसे वेक्टर का हम यूज करते हैं जिसके थ्रू हम ये जो हमारा जीन है उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, किसमें, सेल में, पेशेंट की सेल में। अब पेशेंट की सेल में इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, रेट्रोवायरस, ठीक, का यूज करते हैं। एक चीज और है कि यहाँ पर रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। एक चीज ये भी है कि आपसे हमने पिछली जो क्लास थी उसमें पूछा था कि प्लांट में अगर किसी जीन को ट्रांसफर करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कौन से वेक्टर को यूज करते हैं, तो उसका नाम है, उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा प्लांट सेल के लिए क्या नाम रहेगा, उसका नाम रहता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस, ये रहता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस, ठीक है। ये रहता है, जिस वजह से क्या होता है, प्लांट सेल में हम क्या करते हैं, आराम से ट्रांसफर करते हैं जीन को अपने, ठीक है। तो इसका अब ये ह्यूमन में, किसी ह्यूमन में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो सी आंसर रहेगा, रेट्रोवायरस, ठीक है। You suspect your patient to be suffering from a bacterial disease. However, the number of bacteria in the patient's body is very less. मतलब कह रहा है कि जो पेशेंट है वो बैक्टीरियल डिजीज सफ़र कर रहा है, जबकि उसमें बैक्टीरियल नंबर पेशेंट में बहुत ही लेस है। Which method can help you detect these pathogen in laboratory? कैसे आप लेबोरेटरी में किसकी मदद से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो कि ये मतलब बैक्टीरिया से, किसी बैक्टीरियल डिजीज से सफ़र कर रहा है, ठीक है।
हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी नहीं, सोमैटिक हाइब्रिडेशन नहीं, गैर फिंगरप्रिंटिंग नहीं, पीसीआर की मदद लेते हैं। पीसीआर क्या करता है कि यहाँ पर पीसीआर क्या करता है, क्या करेगा, पीसीआर मल्टीपल कॉपीज बना देगा, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है पीसीआर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अगर उसमें लेस नंबर में अगर बैक्टीरिया हैं तब भी डिटेक्ट कर लेगा और उसको मल्टीपल कॉपीज तैयार कर देगा, ठीक है, आराम से जो भी ट्रीटमेंट करना रहेगा। Why is the repeated transfusion of genetically engineered cell required in SCID patient? ठीक है, जो SCID पेशेंट होते हैं उनमें बार बार क्यों उनमें जो है रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल को? क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो लिमिटेड रहती है, ठीक, उनकी जो लाइफ स्पेन है लिमिटेड होती है, ठीक, जैसे कि लिमिटेड कितना होती है, जैसे कि 1 हफ्ते तक रही, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 7-8 दिन, बस ऐसे रहती है। तो लिमिटेड लाइफ स्पेन रहता है और कंटिन्यूसली रिपीट ट्रांसफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस जीन इज म्यूटेटेड जीन नहीं होता है, म्यूटेटेड जीन नहीं होता है भाई, वो क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड होता है जीन, म्यूटेटेड नहीं होता है भाई। द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डिग्रेडेड आफ्टर 20 days ऑफ ट्रांसफ्यूजन, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक। तो अगर ये नहीं है, बीसी भी नहीं हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परमानेंट क्योर टू एडीए डिफिशिएंसी, मतलब एडीए डिफिशिएंसी का परमानेंट क्योर उसको कराना है तब क्या करेंगे हम, मतलब उसको हमेशा के लिए, अगर किसी पेशेंट को हमेशा के लिए ठीक करना है तो क्या करेंगे, तब क्या करते हैं कि हम एक हिस्ट्री निकालते हैं परिवार की, फैमिली ट्री देखते हैं, हिस्ट्री निकालते हैं कि मतलब कैसे क्या डिजीज ये आ रही है, किस तरीके से किसमें हो रही, किसमें नहीं हो रही, किस तरीके से, मतलब इसका जो हिस्ट्री इसकी क्या रही है, बैकग्राउंड क्या रहा है डिजीज का, वो चेक करते हैं। अगर आप देख रहे हो कि मतलब उनके पहले पिताजी में थी, फिर ये जो है डिजीज लड़के में आई, पहले उनके दादाजी में थी, तो क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है कि जब अगला जो भी आगे प्रोजेनी होगी तो उससे पहले क्या करेंगे, हम जीन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक सेल ले लेते हैं, सेल निकाल लेते हैं, वो भी कहाँ से आइसोलेट करते हैं, मायरो सेल जो होती है वहां से आइसोलेट कर लेते हैं, ऐसी जीन आइसोलेट करते हैं जो कंटिन्यूसली एडीए प्रोड्यूस कर रही हो, अच्छे से एडीए प्रोड्यूस कर रही हो, वो जीन को हम मायरो सेल से निकाल लेते हैं और जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही इंट्रोड्यूस कराते हैं वो जीन को। क्या किए कि ऐसे जीन लिए जो एडीए को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रही हो, ऐसे जीन को मायरो सेल से, कहाँ से, मायरो सेल से आइसोलेट कर लिए और उसको इंट्रोड्यूस करा दिए, किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस करा दिए, बस ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये भी रॉन्ग है, बाकी तो रॉन्ग हो जाए, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म, मतलब उसका भविष्य क्या रहेगा, किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में अगर ट्रांसफर करते हैं अपना जो फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए, जो डीएनए का पीस है वो कैसे आगे वर्क करेगा, ठीक है। दिस पीस ऑफ डीएनए वुड not be able to multiply itself in the progeny cell of the organism if not integrated into the genome of the organism. Yes, सेल्फ मतलब क्या होता है कि जो डीएनए का पीस है वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, खुद से रिप्लिकेट नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको क्या हो लगेगा, एक होस्ट की जरूरत होती है या एक प्लाज्मिड की जरूरत होती है, ठीक है। इफ द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैड बिकम ए पार्ट इफ द क्रोमोसोम इट इज रेप्लिकेट, मतलब प्लाज्मिड की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, प्लाज्मिड जो एलियन पीस है, अब डीएनए का एलियन पीस, उसे करते हैं
क्रोमोसोम प्लाज्मिड में उसको हम क्या करते हैं, टैग कर देते हैं उसको, मतलब उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं प्लाज्मिड में, और फिर वो मतलब क्या आता है, अब जो प्लाज्मिड है उसमें हमारा जीन है, उसमें जीन है हमारा, तो वो मल्टीप्लाई कर देगा प्लाज्मिड। अब जब प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा, जितना प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा उतना ही हमारा जो ये डीएनए है, जीन हमारा, ये उतना ही मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। ठीक, तो खुद से मल्टीप्लाई नहीं करता हमारा जीन, जब उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं प्लाज्मिड से, ये प्लाज्मिड की बात कर रहा है कि पार्ट बिकम पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम, इट विल रिप्लिकेट, तब रिप्लिकेट कर जाएगा। If the alien piece of DNA is linked with the origin of replication in the chromosome, it will replicate. Yes, मतलब all of these सब सही हो जाएंगे इसके। समझ आया? अब देखो कितना देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन किया कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग घबरा जाते हो, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे दे दिए, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिए, तो ये नहीं चीज है। ठीक है, टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफरेंस। कह रहा है कि आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बताओ, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है। ठीक, तो टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफरेंस। हाँ, ये जो होता है सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, कैसे, एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफरेंस के तरीके से ये पाया जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए बी ऑप्शन, involves silencing of specific mRNA due to a complementary double-stranded RNA molecule that bind and prevent translation of mRNA. Yes, कह रहा है कि जो ये डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल जब बनेगा तो उससे बाइंड होकर के क्या करेगा, उसको उसके ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, साइलेंसिंग बोलते हैं, एमआरएनए के ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देगा, क्योंकि ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा तो उससे क्या कर देगा, वो कट कर देता है, सो डिग्रेड कर देगा, फ्रेगमेंट कर देगा। ठीक है, तो इससे ट्रांसलेशन आगे हो ही नहीं पाएगा, और जो भी है वो वहीं पर निबट जाएगा। इन्वॉल्व रिस्क आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। हाँ, क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस में, क्या होता है, रिस्क जो रहता है ये कॉम्प्लेक्स, ये इन्वॉल्व रहता है, कहाँ पर मतलब जुड़ना है, कहाँ पर से काटना है इसको, ये भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, और ऑल ऑफ द रिस्क क्या करता है, गाइड करता है बेसिकली कहाँ से कट करना है आरएनए। What is not true amongst the following with respect to first transgenic cow? First transgenic cow जो है हमने बनाई थी, तो हमें मतलब साइंटिस्ट ने बनाई थी, हमने तो नहीं बनाई थी तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट ये है ट्रांसजेनिक काउ के लिए, मिल्क हैड अ प्रोटीन कार्ड ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, ये सही है, ये सही है, मिल्क हैड अ प्रोटीन कार्ड ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, ये ऑप्शन सही है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज कॉल्ड रोजी, ये भी सही है, जो पहली ट्रांसजेनिक काउ थी उसका क्या नाम था, रोजी था। मिल्क प्रोड्यूस वाज मोर बैलेंस्ड फॉर ह्यूमंस देन ऑर्डिनरी काउ मिल्क, ये भी सही है। मतलब क्या है, जो ये ट्रांसजेनिक काउ जो ये बनी थी, तो ये इसका मिल्क वो ज़्यादा बैलेंस था जो नॉर्मल जो गाय होती हैं उनकी अपेक्षा। द ह्यूमन प्रोटीन कंटेंट वाज 30 से 40 ग्राम पर लीटर, ओ ज़्यादा दे रखा है, पर लीटर ऑफ मिल्क, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका भाई। ठीक है, कितना रहता है, 2.4 ग्राम पर लीटर रहता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। देखो नॉट ट्रू, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर नॉट ट्रू है, कहाँ पर फॉल्स लिखा है, कहाँ पर ट्रू लिखा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखो, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब ऐसे आप दिमाग में आपने मतलब इसको अगर आपने सर्कल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो पहले पढ़ोगे, पहले ऑप्शन पढ़ोगे, द मिल्क हैड अ प्रोटीन कार्ड अल्फा, ये सही है, मर के चले जाओगे, बढ़ जाओगे भाई, तो ये नहीं करना है। ठीक है, प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स whose gene have been altered by manipulation are called genetically modified organism, इसको बोलते हैं, मतलब किसी चीज में जब मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, genetically modified organism बोलते हैं। ठीक है, which of the following statement is not applicable to genetic modified plant, genetic modified plant पर कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है, बताइए भैया। तो reduce reliance on the chemical pesticide, ये तो मतलब एप्लीकेबल है भाई, सही है, ये तो सही है।
जेनेटिक मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो निर्भरता या फिर मतलब डिपेंडेंसी केमिकल पेस्टिसाइड पर कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टाइल सॉइल, हाँ सॉइल की फर्टिलिटी को मतलब कह रहा है कि ख़त्म कर देते हैं पहले ही। नहीं, ये क्या है, नहीं, प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये रॉन्ग हो जाएगा भाई। ठीक है, क्रॉप लेस टोलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, क्रॉप लेस टोलरेंट होती है एबायोटिक स्ट्रेसेस के, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड, ये सही है आपका। क्या बात, इसमें 2 ऑप्शन रॉन्ग है क्या। प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अच्छा हाँ, ये कह रहा है प्रिवेंट, यार स्टेटमेंट तो पढ़ो भाई। ये सही है, मतलब इसकी फर्टिलिटी को अर्ली मतलब समाप्त होने से पहले इसको प्रिवेंट करता है, उसकी फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। ये प्रिवेंट करता है मतलब रोकता है, फर्टिलिटी को ख़त्म होने को रोकता है। ठीक है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी ना जाए, उसकी फर्टिलिटी जो है ना जाए, रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी क्या है, अभी कई क्वेश्चन आपको करा दिए बायोपायरेसी पर। रेफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है, फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, यही बायोपायरेसी होती है। कितनी बार आपको मैंने इसको बताया भाई, बहुत बार आपको बताया। मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, वो आपके रिसोर्सेज को यूज करेंगी और आपको कोई कंपनसेशन नहीं देंगी, ना कि वो जो कंट्री है उससे भी ऑथराइजेशन नहीं लेगी, मतलब चोरी कर लेते हैं एक तरीके से आपके रिसोर्सेज को, इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक, which of the following technique is based upon the principle of antigen antibody interaction, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर कौन सा बेस्ड होता है, एलाइजा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। अब एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सोमाक्रोन्स वेरिएंट इन टेस्ट कल्चर, नहीं भाई। A cell displaying a foreign antigen used for synthesis of antibody, RNA polymerase performing reverse transcription, ये भी नहीं है। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, आरएनए इंटरफेरेंस में देखते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस में क्या देखते हैं, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी देखते हैं, जिसमें क्या होता है, आरएनए पीस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, उसके साइलेंस, उसके एक्सप्रेशन को रोकने के लिए क्या होता है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, आरएनए इंटरफेरेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सारे क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी कराए गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप यहाँ तक कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये भी बताइए कितना आपने इसमें से करेक्ट क्वेश्चन किया। 38 क्वेश्चन आपको कराए, 38 कितने से इसमें से कितने राइट हुए हैं आपको, ये जरूर आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और जोश के साथ में अपने लगे रहिए। बाकी एग्ज़ाम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में कतई मत सोचो, बस फोकस करो अपने गोल पर, अपने एम पर। ठीक, हो गया, जय हिंद।